हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आई वेलकम यू अगेन टू योर उम्मीद बैच एंड योर वेरी ओन अग्रिम जैन सर। हाँ जी, कैसे हैं सारे के सारे? एकदम बढ़िया, सब फिट। पढ़ाई हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, होने दो, कोई सोल्यूशन नहीं है। आप कितने भी बड़े बनते जाओ जिंदगी में, टेंशन तो देखो आती रहेगी, आना जाना उसका लगा रहेगा। सिंपल फंडा क्या है? बिल्कुल घोड़े की तरह बन जाओ, तुम्हारा लक्ष्य क्या है वो देखो और एकदम आगे बढ़ते चले जाओ। कोई टेंशन लेनी आ भी रही है तो लो मत ना उस टेंशन को, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, टेंशन आएगी अपने आप चली जाएगी। अपना काम करते रहो एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। हम आज का लेक्चर लेके आ रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन का। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर से भी बड़े आराम से एक क्वेश्चन तो आना आना ही है, सिंगल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके अलावा कभी कभी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो हमारा चैप्टर है, कुछ कुछ कीवर्ड्स जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन उस पे से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर को भी वन शॉट में सारा कवर करना है। तुम लोग के मैंने सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं बाद में जाके, एंड रियली रियली थैंक यू सो मच फॉर सच लवली कमेंट्स। बहुत अच्छे कमेंट्स, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। कई बार मैंने कई लोगों के कमेंट्स ये देखे हैं कि क्लास में जब आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ऐसा लगता है कि लाइव ही चल रहा हो। तो थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दैट कमेंट आउट। मेरी यही एक कोशिश रहती है कि जब मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं तुमसे अभी, तो मुझे तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ ये हमसे बात कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। एंड जेन्युइनली जब तुम ये भी कहते हो नहीं सर सब समझ में आ गया, ओहो हो, एकदम छत फाड़, एकदम खुशी मिल जाती है मुझे घर पे बैठे बैठे कि हाँ भाई चलो इनको सब अच्छे से आ रहा है, मेरा पर्पस फुलफिल हो जा रहा है। तो ठीक है, अब तुम कह रहे हो सर बातें मत करो और नहीं कर रहा, और बातें स्टार्ट करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन का हमारा चैप्टर है, ठीक है। कोई ऐसे बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें बहुत सारी हैं। तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। क्या काम? पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहली चीज इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट था बड़ा रेवोल्यूशनरी सा। हमेशा जब आप देखते हो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, लेकिन नॉर्मली जब आप पौधे देखते हो अपने आसपास तो क्या दिखता है कि भाई वो सारे के सारे जो पौधे हैं जमीन में मिट्टी में उग रहे हैं। अब कल को कोई बोले कि मैं पानी में आम का पेड़ उगा सकता हूं, मैं पानी में टमाटर उगा सकता हूं, माइंड बॉगलिंग, दिमाग एकदम बौरा जाएगा भाई, क्या, कैसे? आज की डेट में भी गांव में तुम ये बोल दो लोग बौरा जाएंगे। हम किस जमाने की बात कर रहे हैं? सन 1860। बिल्कुल ऐसे हिस्ट्री वाली फीलिंग आ जाती है। सन 1860, 1860 में जूलियस वॉन सैक्स जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि आप पौधों को उगा सकते हो इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। बिना मिट्टी के डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, मतलब ये जो सोल्यूशन है वाटर बेस्ड है और सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें डिफाइंड है, कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में जाएगा। तो ये जो टेक्निक बनी, इस टेक्निक को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, सही है, ठीक। हेलो अरमान। तो हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक थी है, क्योंकि इस हाइड्रोपोनिक्स में सॉइल नहीं है ना, तो इसी को बोल दिया जाता है सॉइल लेस कल्चर। मिट्टी तो है ही नहीं, तो सॉइल लेस कल्चर है। डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, पानी में न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड हैं एक एप्रोप्रिएट मात्रा में, क्वांटिटी में, तो सॉइल फ्री सिस्टम है। आज की डेट में तुमने ये चीज सुनी होगी, स्टार्टअप्स चल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल शिप्स चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है ना हाइड्रोपोनिक का, आजकल स्टार्टअप कल्चर में भी बहुत चल रहा है। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियरिंग जॉब छोड़ छोड़ के हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन होता है टोमेटो का, सीडलेस कुकुम्बर, लेटस। सीडलेस कुकुम्बर जो बन रहा है
इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी भी अप्लाई की जा रही है। सेटअप दिया हुआ है एनसीईआरटी का ही, क्या बताया? देयर इज अ फनल फॉर एडिंग न्यूट्रिएंट्स। ऑब्वियसली पौधा न्यूट्रिएंट कंज्यूम करता जा रहा है ना, तो फ्रेश न्यूट्रिएंट ऐड करना होगा। अब अगर उसमें फ्रेश एयर नहीं आएगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो इसलिए एरेटिंग ट्यूब है और है हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। दूसरा तरीका, ये एक पाइप है, एक पंप लगा होता है। ये पंप क्या करता है? पानी को पुश कर रहा है और ये सारा पानी रूट्स को पानी देता हुआ वापस आ जाता है टैंक में, और इस टैंक में आप कॉन्टिन्यूसली नए नए न्यूट्रिएंट्स ऐड करते जाओ। सिंपल एज इजी। तो इसमें आप न्यूट्रिएंट्स ऐड करते जाओ, पौधे को नए नए न्यूट्रिएंट्स मिलते जाएंगे। ये है वो सिस्टम जो एनसीईआरटी ने पहला वाला सिस्टम दिखाया है, वो ये रहा। जो एनसीईआरटी का सेकंड सिस्टम है वो ये रहा, पाइप्स के थ्रू। लेटस फार्मिंग हो रही है ये। सलाद में जो पत्ता लगता है, सलाद पत्ता ही बोलते हैं उसे, तो लेटस के फार्मिंग के दोनों एग्जांपल्स हैं ये। फिर एनसीईआरटी की क्या क्या लाइंस हैं? एनसीईआरटी ने आपको ये लिख के दिया है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे को ग्रोथ के लिए चाहिए। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू रूट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ते हैं, पानी के साथ घुल के एपोप्लास्ट वाले पाथवे से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं। फिर मोर देन 60 एलिमेंट्स आउट ऑफ 105 डिस्कवर्ड। अब तुम्हारी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत सारे एलिमेंट्स और हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं, बट हम 105 की बात कर रहे हैं, पहले वालों की। तो 60 एलिमेंट से ज्यादा आज तक मिल चुके हैं। कैसे मिल चुके हैं? एनसीईआरटी ने लिखा है सम प्लांट्स कैन accumulate गोल्ड। कुछ पौधों की जड़ों में से सोना निकलता है। सेलेनियम, रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम। तुम्हें अगर बता देता तो रातों रात अमीर नहीं बन जाओगे, है ना? मन में आ रहा है ना, सर पहले क्यों नहीं बताया? कौन से पौधे हैं ऐसे, है ना? सोने के अंडे देने वाली चिड़िया वाली कहानी बन जाएगी ये अक्यूमुलेट गोल्ड कर रहा है, बट ऐसा गोल्ड अक्यूमुलेट नहीं कर रहा कि रातों रात तुम अली बाबा 40 चोर की कहानी रच लो अपने आप ही। बहुत माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी में होता है। रेडियो एक्टिव पावर प्लांट्स के पास अगर पौधे हैं, उनमें रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम मिल सकता है। पानी में घुल के रूट के अंदर एंडोडर्मिस तक तो कोई भी आ सकता था, इसीलिए डिटेक्ट हो जाते हैं। आज की डेट में हमारे पास ऐसे टेक्निक्स हैं कि हम 10 की पावर -8 ग्राम पर ml की कॉन्सेंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। 1 ml में अगर वो एलिमेंट 10 की पावर -8 ग्राम्स में है, इमेजिन इतनी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, तो भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स है हमारे पास आज की डेट में। फिर आया क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। 105 में से 60 से ज्यादा एलिमेंट पौधों के पास मिले ऑल ओवर द ग्लोब, लेकिन क्या ये सारे के सारे जरूरी हैं? तुम्हारे घर के सामने एक आम का पेड़ है, अब तुम सोच रहे हो ओहो हो आम की जड़ें लेते हैं उसमें से सोना निकालते हैं। ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? तो 2 साइंटिस्ट थे, एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया तो नाम याद मत करना, वैसी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं। आर्नन और स्टाउट, इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया। पहला एक सेटअप लगाया, पहले वाले सेटअप में एक एलिमेंट हटा दिया, बाकी 59 दे दिया। सेकंड सेटअप लगाया, कोई दूसरा एलिमेंट मिसिंग कर दिया, बाकी 59 दे दिए। करते 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 बहुत सारे सेटअप लगाए,
सब में से एक एलिमेंट मिसिंग, बाकी 59 प्रेजेंट। पहले वाले में से मान लेते हैं आयरन हटा दिया, बाकी सब दे दिया। दूसरे वाले में से बोरॉन हटा के बाकी सब दे दिया। तीसरे वाले में से कैल्शियम हटा के बाकी सब दे दिया। और फिर देखा कि प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, खराब हो रही है, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसके बेसिस पर उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया। पहला क्राइटेरिया, इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल। हमने क्या पढ़ा था? लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करना, नए बच्चे बनाना। पौधा सीधे बच्चे तो बनाता नहीं है, वो तो बीज बनाता है, सीड बनाता है। तो अगर एलिमेंट नहीं है तो पौधा सीड नहीं बना पाएगा। सेकंड, द रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफिक, इट इज नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। आयरन हटाने की वजह से जो जो कमियां आ रही हैं, आयरन डालने से ही पूरी होनी चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग अदर एलिमेंट। मैंगनीज की कमी है, आयरन डाल दिया एक्स्ट्रा तो मैंगनीज की कमी पूरी नहीं होगी, मैंगनीज से ही वो कमी जाएगी। एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया था, पता है मुझे तुमने उसके लेक्चर नहीं देखे हैं, सोचा है क्या करना अपने आप पढ़ लेंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। मेटाबॉलिज्म जो है सारे केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं। सेल वॉल बन रहा है, वो भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। मेम्ब्रेन सिंथेसाइज करना है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। सेल साइकिल के टाइम पे मिडिल लैमेला बनाना है, वो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है। हर चीज मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो ये 3 क्राइटेरिया है। अगर एलिमेंट मिस हुआ तो ना तो सीड बन पाएंगे, उसकी डेफिशिएंसी कोई और पूरी नहीं कर पाएगा, और डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। ठीक है। अब टोटल वो जो एलिमेंट्स थे, आउट ऑफ 60 एलिमेंट्स जो हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स आए, एसेंशियल की अगर हम बात करें, सत्रह एलिमेंट्स ऐसे थे जो एसेंशियल थे, उनके बिना सीड सेट वगैरह नहीं हो रहा था, और उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैक्रो और माइक्रो। किसके बेसिस पर? क्वांटिटी के बेसिस पर। मैक्रो की जो रिक्वायरमेंट है, इट इज ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। तुम गए सब्जी लेने, तुम लाए 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम धनिया को सुखा लिया, बचा 15 ग्राम। वो जो 15 ग्राम पाउडर बचा है, उसमें से जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा निकलेंगे। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट है या प्रेजेंस है, इट इज लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। तो ये मेन रिक्वायरमेंट याद रखनी है। ड्राई वेट मतलब मॉइस्चर हटाने के बाद, क्योंकि माइक्रो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए तो इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कह देते हैं। बहुत कम रिक्वायरमेंट में चाहिए। अगर स्लाइट एक्सेस हुआ इनका तो ये पौधे के लिए हानिकारक बन जाएंगे। किसी भी चीज की कमी डेफिशिएंसी करेगी, तो दोनों की कमी से डेफिशिएंसी होना लाजमी है, होगा ही होगा। लेकिन किसी भी चीज की अति भी बुरी होती है। तभी तो कहते हैं आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। भूख लगी है खाओ, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज की अति भी बुरी हो जाती है। तो माइक्रो अगर रिक्वायरमेंट से ज्यादा तो टॉक्सिसिटी देता है,
ऐसा नहीं कि मैक्रो दिक्कत नहीं देंगे, बहुत ज्यादा अगर मैक्रो भी दे दिए तो भी दिक्कत दे सकते हैं, बट हमें तो सिर्फ एनसीईआरटी पे चलना है, और एनसीईआरटी ने खाली टॉक्सिसिटी बताई है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। जब क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी को चेक किया तो टोटल 9 एलिमेंट्स ऐसे थे एसेंशियल की लिस्ट में जो मैक्रो थे, 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट में है। ठीक है, कैसे याद रखा है मैंने इन्हें, बहुत इजी तरीका है याद रखने का। मैक्रो को मैंने याद रखा हुआ है सी हॉपकिंस का मग। ठीक है, सी हॉपकिंस का मग। सी फॉर सी कार्बन, हॉपकिंस में H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, P फॉस्फोरस, K पोटेशियम, N नाइट्रोजन, S सल्फर, कैल्शियम कैल्शियम, मग इज फॉर मैग्नीशियम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सी हॉपकिंस का मग। सी हॉपकिंस मेरे अंकल का नाम है, उनके पास एक बहुत अच्छा मग है, मुझे बहुत पसंद है, तो सी हॉपकिंस का मग। फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मेरा एक कजन है, मेरे कजन का नाम है कालमीन। ठीक है, मेरा कजन है, उसका नाम है कालमिन। कजन कालमिन ने फरवरी में मुझसे पैसे लिए थे। तो कजन का मुझे बस ये याद रह गया, कजन कालमिन, फरवरी और मनी। मुझे बस इतना याद है, मुझे बड़ा गहरा धक्का लगा है कि कालमिन ने फरवरी में मुझसे पैसे उधार लिए थे। ठीक है, 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे था, उसने कहा था भैया मेरे को पैसे दे दो जरा। क्यों चाहिए? उसने कहा भैया छोड़ो ना, आप क्या करोगे जान के। ठीक है, तो कजन कालमीन फरवरी मनी, क्या मतलब है इसका? कजन CUZN, कजन, 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 कॉपर और जिंक। भाई का नाम है मेरे कालमिन, काल के लिए CN, मिन के लिए MN, तो क्लोरीन और मैंगनीज। वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी, फरवरी का शॉर्ट फॉर्म फेब। आयरन बोरॉन। मनी, मनी को मैंने याद किया मोनी, उसने अपनी मोनी के लिए मनी लिया। तो क्या लिस्ट तैयार हो गई? सी हॉपकिंस का मग, कजन कलमिन फरवरी मनी। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस पोटेशियम नाइट्रोजन सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम, ये 9 है मैक्रोन्यूट्रिएंट। 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा की क्वांटिटी में मिलेंगे। कॉपर जिंक क्लोरीन मैंगनीज आयरन बोरॉन मोलिब्डेनम निकल, ये सारे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है तो इन्हीं को ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हायर प्लांट्स की, तो एनसीईआरटी ने कहा है कि हायर प्लांट्स के अंदर 4 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं विच आर बेनिफिशियल। 4 मेंबर्स आर फाउंड टू बी बेनिफिशियल हायर प्लांट्स में। अब देखो, किसी भी चीज से अगर फायदा होता है तो जनरली आप उसे क्या करते हो? आप छुपा लेते हो, अच्छी हैबिट नहीं है। कोई चीज आपको पता चल रही है अच्छी, तो शेयर कर लो किसी से, आपका नुकसान नहीं होगा। हमें लगता है यार हमारा कंपटीशन है, हम उसे क्यों बताएं ये चीज, ऐसा नहीं है। हेल्दी कंपटीशन रखो, सबका साथ सबका विकास। तो हायर प्लांट में जो 4 बेनिफिशियल है, आप उसे किसी को बताए नहीं रहे, तो आप कह रहे हो कि ना कहो किसी से
ऐसी बात है जो किसी को बतानी नहीं है, तो ना कहो। ना का मतलब ना, सोडियम। कहो, कहो को मैंने लिया है कोबाल्ट। किसी से, ठीक है, किसी किसी किसी, SI। और लास्ट है से, दैट इज सेलेनियम। तो जो चार बेनिफिशियल हैं, ये जो बेनिफिशियल मेंबर्स हैं, इनकी एब्सेंस से ऐसा नहीं होगा कि सीड नहीं बन पा रहा या कुछ ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सेलेनियम, ये हैं चार बेनिफिशियल एलिमेंट्स। और 17 मेंबर्स हैं विच आर एसेंशियल आउट ऑफ दी 60। टोटल 17 और 4 मिलके हो गए 21। समरी में जाओगे तो ये 21 नंबर मिलेगा एनसीईआरटी में। फिर एनसीईआरटी ने फंक्शंस के बेसिस पर बांटा। कैसे बांटा? कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो हमेशा ऐसे याद रखते हैं ना, चौन या कौन। तुम बोलोगे कलर नहीं दिख रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो। CHON। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बेसिक ढांचा बनाते हैं सबका। तो इनको कह दिया जाता है फ्रेमवर्क एलिमेंट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबका बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा। कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड, तो फास्फोरस दिया हुआ एनसीईआरटी ने एटीपी का मेंबर। मैग्नीशियम दिया हुआ है क्लोरोफिल का मेंबर। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। फास्फोरस जो एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है। एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट एंजाइम, मैग्नीशियम काम करेगा, मैंगनीज काम करेगा, जिंक काम करेगा, मोलिब्डेनम काम करेगा, निकल काम करेगा। ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, ये सब काम करेंगे, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा। मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस में रुबिस्को को एक्टिवेट करेगा, पेप्केस को एक्टिवेट करेगा। यही मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को एक्टिवेट करता है। सबके रोल बाद में है, अगले चैप्टर्स आपने पढ़ रखे होंगे रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में। पाइरूवेट काइनेज को एक्टिवेट करता है। पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है। रेस्पिरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, रुबिस्को आरयूबीपी के कार्बोक्सिलेशन के लिए चाहिए था। पेप्केज C4 साइकिल में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाने के लिए चाहिए था। हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने के लिए पीएफके ने काम किया था। पाइरुवेट काइनेज ने पेप को पाइरुविक एसिड में चेंज किया था। पाइरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज ने काम किया था। तो ये सारे काम है। मैंगनीज फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ते हो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में काम करेगा। जिंक बहुत सारे डिफरेंट कार्बोक्सिलेजेस को और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट कराता है। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ में?
साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ कि आ रहा है, ये नहीं कि रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो कुछ भी ना लिखें। तो मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम का रोल दिया हुआ है, नाइट्रोजनेस का एक्टिवेटर है, नाइट्रेट रिडक्टेस का एक्टिवेटर है, और इसके अलावा निकल, हमारे बॉडी में यूरिया मेटाबॉलिज्म चलता है यूरिएज की मदद से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं। फिर सारे के सारे रोल्स, प्योर एनसीईआरटी लाइंस याद रखना, बिल्कुल शर्म मत मारना रट्टे मारने में, नहीं मारोगे रट्टा तो नहीं होगा काम। सब जगह क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या क्या काम कर रहा है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इट इज रिक्वायर्ड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। मेन एब्जॉर्बेबल फॉर्म नाइट्रेट है, नाइट्राइट और अमोनियम के फॉर्म में लिया जा सकता है, बट मेन फॉर्म इज नाइट्रेट, रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मेरिस्टेमेटिक और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स को चाहिए। प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए कैसे याद रखोगे, प्रोटीन का मतलब अमीनो एसिड, अमीनो एसिड अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप इज NH2, नाइट्रोजन चाहिए। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करोगे तो उसमें चाहिए नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस है, रिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हो, नाइट्रोजन चाहिए। विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स, विटामिन हार्मोन के लिए भी नाइट्रोजन चाहिए। फिर आया फॉस्फोरस, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, फॉस्फेट आयन। दो एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स हैं, H2PO4 माइनस, HPO4 2 माइनस। फॉस्फोरस कैसे याद रखोगे, सेल चैप्टर में हम पढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिसमें फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल न्यूक्लिक एसिड ऑब्वियसली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बने थे, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। न्यूक्लियोटाइड, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है ना आप सबने, दैट न्यूक्लियोटाइड बनेगा ही जब न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ेगा फॉस्फेट। जितनी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है। जब पायरुविक एसिड से पायरुवेट से पेप से पायरुवेट बन रहा है तो ADP से ATP बन रहा था, ये सब फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस हैं। ATP का यूज होना, ATP का ब्रेक होना, सब के लिए फॉस्फोरस चाहिए। इसके अलावा पोटेशियम, क्या लिखा है, पोटेशियम आयन K+, क्या दिख रहा है, K+ मतलब मोनोवैलेंट कैटायन। ऐसे भी क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, सिंगल प्लस मतलब मोनोवैलेंट। मोर अबंडेंट क्वांटिटी में किसको चाहिए, मेरिस्टेमेटिक को, बड को, लीव को, रूट टिप को। अब आया कंफ्यूजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को नाइट्रोजन भी चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट क्या है, मेरिस्टेमेटिक एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। पोटेशियम चाहिए लेकिन स्टेटमेंट क्या है, इट इज रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटी बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बड, लीव एंड रूट टिप। फिर जैसे बताया था एनायन कैटायन बैलेंस, प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, टर्जिडिटी मेंटेनेंस, सब कराता है। कैल्शियम Ca2+ डाइवैलेंट कैटायन के फॉर्म में आ रहा है, यह भी मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज को चाहिए। तो अलग अलग लाइन पे अलग अलग ऑप्शन चूज होगा। डैश इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज, कैल्शियम। डैश इज रिक्वायर्ड इन abundant quantity in meristematic tissue, bud, leaf and root tip, तो पोटेशियम।
डैश इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग मेरिस्टेमेटिक एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, तो डैश में फिल होगा नाइट्रोजन। इसलिए कह रहा हूं एनसीईआरटी को रट्टा मार लेना, ठीक है। और किसके लिए चाहिए? सेल वॉल के लिए चाहिए। ऑब्वियसली मिडिल लैमेला किससे बनेगा? सेल वॉल बनाते टाइम ही मिडिल लैमेला बन रहा था। सेल साइकिल में पढ़ते हैं, एनाफेज कराने के लिए स्पिंडल चाहिए, स्पिंडल बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए। एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स, पढ़ाऊंगा अभी। अक्यूमुलेट इसलिए होता है क्योंकि ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट में मूव नहीं कर पाता, पढ़ाऊंगा अभी आगे। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए चाहिए, ये भी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ये भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट करता है। कैल्शियम जो है इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर इन सेल्स। इसके अलावा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैसे आ रहा है? डाइवैलेंट Mg2+, एक्टिवेट्स एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए। सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए वाला पॉइंट बायोटेक में पीसीआर में पढ़ा है तुमने। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम एक्टिवेट्स डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेजेस, इसीलिए पीसीआर का मिक्स पढ़ते हो तो उसमें पॉलीमरेज डालते हैं। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, खुद क्लोरोफिल के रिंग का पार्ट है। सेल चैप्टर में पढ़ते हैं, दोनों राइबोसोम यूनिट्स को जोड़ने के लिए चाहिए। फिर आए सल्फर, सल्फेट एनायन के फॉर्म में आता है, मिथियोनिन और सिस्टीन का पार्ट है। इसके अलावा बहुत सारे कोएंजाइम्स, सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे सिलेबस में कोएंजाइम ए का, विटामिन्स में थायमीन, बायोटिन, कोएंजाइम ए, ये आ गया। फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन का रोल हम देखेंगे, ट्रांसफर कराता है इलेक्ट्रॉन्स का। आयरन, नीट का क्वेश्चन था ये, फेरिक Fe3+ के फॉर्म में आता है। इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, माइक्रो में सबसे ज्यादा आयरन चाहिए। ये भी फेरेडॉक्सिन का पार्ट है, साइटोक्रोम्स का पार्ट है। Fe2+ अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Fe3+ बन जाएगा, फिर किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा Fe2+ बन जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन पास कर देगा Fe3+ बन जाएगा। तो रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता जाता है और इलेक्ट्रॉन को पास कराता है। सेल चैप्टर में हम पढ़ते हैं पेरोक्सिसोम में पेरोक्साइड बनता है, पेरोक्साइड को तोड़ने के लिए कैटालेस चाहिए। पेरोक्साइड को ब्रेक कराता है कैटालेस एंजाइम। और इसके अलावा आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है, क्लोरोफिल के जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए आयरन चाहिए। मैंगनीज, मैंगनस के फॉर्म में आता है, ये भी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन के, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के। एक भी एंजाइम तुम्हें याद नहीं करना है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ है याद करने के लिए, यहाँ का कुछ भी याद नहीं करना एक्स्ट्रा, बस ये याद रखना कि हाँ ये भी इन्वॉल्व्ड है। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक। जिंक Zn2+ कार्बोक्सिलेजेस को एक्टिवेट करता है और ऑक्सिन सिंथेसिस के लिए चाहिए। कॉपर कुप्रिक के फॉर्म में आता है, कैल्शियम की ही तरह इसके लिए भी लाइन लिखिए, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए। और साथ में ये भी रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन दिखाता है।
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। साइटोक्रोम्स वगैरह जब हम पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में, तो बोलते हैं इट हैज 2 कॉपर सेंटर्स। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लास्टोसाइनिन पढ़ते हैं, कॉपर कंटेनिंग है। बोरॉन बोरेट के फॉर्म में आता है। बोरॉन की ही मदद से कैल्शियम का अपटेक और यूटिलाइजेशन है। बोरॉन की मदद से भी मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पोलन जर्मिनेशन, सेल एलोंगेशन, डिफरेंशिएशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, शुगर का ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करता है। मोलिब्डेनम मोलिब्डेट आयंस के फॉर्म में आ रहा है, बहुत सारे एंजाइम्स में काम करता है, स्पेशली नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रेट डक्टेज। नाइट्रेट डक्टेज का क्या काम है हम पढ़ेंगे। क्लोरीन क्लोराइड एनायन के फॉर्म में आता है, सोडियम पोटेशियम के साथ मिलके सॉल्यूट कंसंट्रेशन एनायन कैटायन बैलेंस बनाता है। मैंगनीज के साथ मिलके वाटर स्प्लिटिंग को भी कंट्रोल करता है। तो ये सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन रट्टे मार मार के रखने हैं, और बहुत जनरल है, हर जगह कहीं ना कुछ पढ़ते हैं। बोरॉन का पोलन वाला फंक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा था कि अगर इनविट्रो पोलन जर्मिनेट कराना है तो बोरिक एसिड के पाउडर डालने पड़ते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल। पानी पीने देता हूं, तुम भी पी लो पानी, थोड़ा सा मैं भी पी लेता हूं। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो, सब हो जाएगा आराम से। सिंपल, एनसीईआरटी को ही दिमाग में बैठाओ। एनसीईआरटी को दिमाग में बैठाते जाओगे कंफ्यूजन्स नहीं होंगी। बचपन से सिखाया गया बैलेंस्ड डाइट, सिखाया है ना बैलेंस्ड डाइट, कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके नीचे हमें डेफिशिएंसी हो सकती है। वही चीज है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट amount of essential nutrient required below which plant shows deficiency symptoms। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जिसके नीचे जाते ही पौधा डेफिशिएंसी दिखाएगा। ठीक है, अलग अलग पौधे के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। तो एक पौधे को मान लेते हैं 100 mg/ml पोटेशियम चाहिए ही चाहिए, तुम उसको कम देने लगोगे, वो धीरे धीरे ग्रोथ कम करता जाएगा, फिर डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखा देगा। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बिलो विच प्लांट विल शो डेफिशिएंसी सिम्टम। डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है? इसी के लिए एक और नाम है हंगर साइन, भूख की निशानी। पौधा तुम्हें बताता है मुझे इस न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, मुझे वो न्यूट्रिएंट दे दीजिए। दे आर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। shown by plant due to deficiency of nutrient। तो वो है हमारे डेफिशिएंसी सिम्टम या हंगर साइन। कुछ एलिमेंट्स को एनसीईआरटी कहती है मोबाइल। मोबाइल मतलब क्या होता है? they can move from old dying parts
ओल्ड और डाइंग के लिए ही एनसीईआरटी का एक वर्ड आता है सेनेसिंग, एजिंग टू यंग पार्ट्स। ओल्ड से यंग पे चले जाते हैं तो कभी भी डेफिशिएंसी होती है तो यंग को इमिजिएटली नहीं दिखती, क्योंकि यंग को कुछ टाइम तक ओल्ड से मिलती जा रही है। तो जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं इनकी जो डेफिशिएंसी है इट इज फर्स्ट सीन इन ओल्ड पार्ट्स। ओल्ड पत्ता, यंग पत्ता, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो निकल के यंग के पास आते हैं। तो कभी भी डेफिशिएंसी हुई तो ओल्ड को पहले दिखेगी, यंग को बाद में। डेफिशिएंसी होने के बावजूद ओल्ड से वो यंग पे जाते ही जाते हैं, उनका नेचर है। कैसे याद रखेंगे, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमारे? एन पी के, MgCl। एनपीके ही फर्टिलाइजर्स का मेन कंपोनेंट है। इन तीनों को एक साथ ना क्रिटिकल एलिमेंट कहा जाता है। एनपीके, MgCl, ये ओल्ड से यंग पे मूव करते हैं। इसी का ऑपोजिट है इमोबाइल एलिमेंट। दे कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। कहां से? फ्रॉम ओल्ड टू यंग पार्ट। तो यहां पे यंग को जो भी मिल रहा था ना फ्रेश मिल रहा था, ओल्ड से माइग्रेट होके नहीं आ रहा था। तो ओल्ड का ओल्ड के पास रहता है, यंग को फ्रेश मिलता है। तो यहां पे जो डेफिशिएंसी है, अब वो डेफिशिएंसी पहले किस में दिखेगी? अब डेफिशिएंसी दिखेगी यंग पार्ट्स में। पहले किस में दिख रही थी? ओल्ड पार्ट में। ओल्ड के पास वो न्यूट्रिएंट भर भर के है, बट ये मूव नहीं करेगा। अब मूव नहीं करेगा तो अब डेफिशिएंसी किस में आ जाएगी? यंग वाले पार्ट में। यंग को फ्रेश कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। इसके जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, कैस फेब कू, कैल्शियम सल्फर आयरन बोरॉन कॉपर, जिसमें से अब आएगी मजे की चीज। मुझे पता है कई लोगों के मन में डाउट आ चुका है, तुम्हारे भी मन में आया था ये डाउट कि ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में सल्फर को साफ साफ मोबाइल एलिमेंट कहा गया है। तो तुम सिंपली इसकी प्रायोरिटी याद रखो, इट इज मेनली इमोबाइल, इट विल बी रेयरली मोबाइल। तो प्रायोरिटी सल्फर की हमेशा इमोबाइल को ज्यादा देना, इमोबिलिटी को मैक्सिमम प्रायोरिटी पे रखना। दो चैप्टर में दो बातें कही हैं। कैल्शियम दोनों चैप्टर में मोबाइल है, सल्फर ट्रांसपोर्ट वाले में मोबाइल है, मिनरल न्यूट्रिशन में मोबाइल है। तो मेनली इट इज इमोबाइल इन नेचर। कॉमन डेफिशिएंसी की लिस्ट बनाई है एनसीईआरटी ने, कैसे याद रखोगे? क्लोरोसिस दे रखा है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। कैसे याद रखा मैंने इसको? मैंने याद रखा हुआ इसको एन के फेमस मैगजीन में
क्लोरोसिस को मैंने ऐसे ही याद रखा है, NK, N फॉर नाइट्रोजन, K फॉर पोटेशियम, फेमस, Fe आयरन, MO मोलिब्डेनम, S फॉर सल्फर, मैगजीन, Mg फॉर मैग्नीशियम, Zn फॉर जिंक, में Mn। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें यही मिलेंगे, यही एलिमेंट्स एनसीईआरटी ने तुम्हें दे रखे हैं। यहां पे बस मैंने तुम्हें टेबल में डाल के दे दिया है। एनके फेमस मैगजीन में। नेक्रोसिस का मतलब ही डेथ होता है, तो इसको मैंने याद रखा हुआ है काकू मर गया के, का फॉर कैल्शियम, कू फॉर कॉपर, मर गया, मर और गया एक साथ है मैग्नीशियम, और के इज फॉर कॉपर पोटेशियम। तो का कू मर गया के, नेक्रोसिस इज द डेथ, तो काकू मर गया के। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन को सीधा मुस्कान से याद रखा है मैंने, तो जो भी मुस्कान देख रही है वो देख लो इसे। मुस्कान की कमी से इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन है, और अगर के भी चला गया, मुस्कान में से के चला गया, MOSN बच गया बस, तो डिले इन फ्लावरिंग याद रखा हुआ है। क्लोरोसिस में लॉस ऑफ क्लोरोफिल, नेक्रोसिस में डेथ हो जाती है। फिर आया टॉक्सिसिटी का कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी ने टॉक्सिसिटी खाली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बताई है, तो हम भी खाली वही पढ़ रहे हैं। हमने क्या कहा, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे जाएंगे तो डेफिशिएंसी होती है। अब तुमने अपनी तरफ से इंश्योर कर लिया कोई भी एलिमेंट डेफिशिएंट नहीं है, तुमने इंश्योर किया कोई भी एलिमेंट डेफिशिएंट नहीं है, फिर भी ग्रोथ खराब हो रही है, ऐसे कैसे? इवें किवें, तो एनी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन that reduces the dry weight by 10% is considered toxic concentration। अब तुम रिक्वायरमेंट से ज्यादा जा रहे हो, एनसीईआरटी ने लिखा है एनी मिनरल आयन, मैक्रो माइक्रो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल्स खाली माइक्रो के दिए हुए हैं, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल है मैंगनीज टॉक्सिसिटी, ब्राउन स्पॉट्स और क्लोरोटिक वेन्स आ जाते हैं, दिख रहा है यहां पे, ब्राउन स्पॉट्स और जो वेन्स हैं, वेन्स की येलोइंग हो रही है, वेन्स की स्पेशली येलोइंग हो रही है, तो ब्राउन स्पॉट एंड क्लोरोटिक वेन्स। करता क्या है ये? पहली दिक्कत, मैंगनीज कॉम्पीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक। जिस चैनल से, जिस प्रोटीन से आयरन या मैग्नीशियम को आना है, मैंगनीज जबरदस्ती वहां घुस जाता है। मैंगनीज कॉम्पीट्स विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम। पायरोवेट काइनेज तभी काम करेगा जब मैग्नीशियम बाइंड करेगा। मैंगनीज जबरदस्ती जाके बोलता है नहीं मैं एक्टिव साइड पे बैठूंगा, बैठ जाओ, एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। मैंगनीज ऑल्सो इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, कैल्शियम को शूट एपेक्स तक जाने ही नहीं देता। कैल्शियम नहीं होगा माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनेगा, माइटोटिक स्पिंडल नहीं होगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स काम नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली मैंगनीज ने किया क्या? इट क्रिएट्स डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब आपने क्या देखा? पोटेशियम की कमी से क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, सेल डिवीजन तीनों इनहिबिट हो रहे हैं। मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस, सेल डिवीजन का इनहिबिशन, फ्लावरिंग डिले हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट की कमी से बहुत सारे डिफिशिएंसीज हो जाती हैं,
और एक ही डेफिशिएंसी बहुत सारे एलिमेंट्स की मदद से हो पाती है। और तो और तुमने तो डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं करवाई, बट किसी और के एक्सेस से डेफिशिएंसी हो सकती है। तो एनसीईआरटी ने ये लिख के दिया है कि डेफिशिएंसीज या टॉक्सिसिटी पता करना बहुत मुश्किल है। स्टैंडर्ड टेबल्स बनी हुई हैं, उससे आपको चेक करना पड़ता है क्या क्या फीचर्स कौन सा पौधा दिखा रहा है, तो क्या डेफिशिएंसी होगी। फिर एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ दिया है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो डायग्राम से समझा रहा हूं। ये बनाया सेल वॉल, ये बना दी मैंने फॉस्फोलिपिड की बायलेयर। ठीक है, दिस इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हमें पता है पोरेंस या कुछ इस तरीके के प्रोटीन्स लगे होंगे। ठीक है, कैरियर हो चैनल हो, प्रोटीन्स लगे हुए हैं। अब यहां पे क्या होगा, सिंपल सी चीज है, कोई भी आयन बाहर प्रेजेंट है सॉइल में, एपोप्लास्ट का जब सक्शन लगेगा तो ये सारे के सारे सेल वॉल को क्रॉस करके खुद ब खुद सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस में आएंगे। तो दिस मूवमेंट इज नोन एज प्राइमरी अपटेक। प्राइमरी अपटेक फास्ट है, एपोप्लास्ट से आ रहा है। ठीक है, जैसे ही सक्शन क्रिएट होगा तुरंत सेल वॉल क्रॉस करके आ जाएंगे। तो प्राइमरी अपटेक इज फास्ट, एपोप्लास्ट बिना एनर्जी के आ रहा है तो पैसिव। अब एक एक करके क्या होगा, इनका ट्रांसपोर्ट होगा अपने अपने कैरियर्स या चैनल से। पहले कहां से आए, सॉइल से स्पेस में आए बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, अब उस स्पेस से साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं। बाहर सॉइल है, ये वो स्पेस है जिसकी बात की एनसीईआरटी ने, और अंदर है साइटोप्लाज्म। अब पंप से अगर काम करवाना है तो एटीपी यूज करानी पड़ेगी। तो ये वाला जो अपटेक है ना, दिस इज नोन एज द सेकेंडरी अपटेक। सेकेंडरी अपटेक एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, इट इज फ्रॉम फ्री स्पेस टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये कैसा है, ये स्लो है क्योंकि चैनल्स इन्वॉल्व हो गए। साइटोप्लाज्म में चीजें जा रही हैं सिंप्लास्ट और एनर्जी खर्च हो रही है तो एक्टिव। तो यही मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। देयर इज अ प्राइमरी अपटेक एंड देन देयर कम्स द सेकेंडरी अपटेक। ठीक है, सॉल्यूट ट्रांसलोकेट कैसे होंगे, ये ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में दिया है। जितने भी मिनरल सॉल्ट हैं जाइलम से जाएंगे, कैसे, थ्रू असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन पुल से जो पानी ऊपर जा रहा था, इट इज पुल्ड अप थ्रू प्लांट बाय ट्रांसपिरेशन पुल। जाइलम के सैप को रेडियो आइसोटोप से एनालाइज किया है और पता लगा कि जाइलम से ये सारे एलिमेंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे फॉर्म्स में आ रहे हैं। सॉइल एज रिजर्वॉयर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जनरल पैराग्राफ क्या लिखा है, ज्यादातर न्यूट्रिएंट कहां पर हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स से आ रहे हैं। रॉक्स की वेदरिंग होती है, रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, उससे वो आते हैं सॉइल में। ठीक है,
दे एनरिच द सॉइल विद डिजोल्व्ड आयरन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। क्योंकि रॉक मिनरल से आ रहे हैं तो इसलिए इसको हम मिनरल न्यूट्रिशन बोल देते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन की जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। वो आया किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, क्या फायदे हैं, क्या उसकी डेफिशिएंसीज हैं। सॉइल के लिए और क्या लिखा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दूसरे माइक्रोब्स जैसे कि ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, इन सब के लिए भी है। सॉइल में ही पानी है, सॉइल के गैप से एयर है, सॉइल ही सपोर्ट के काम भी आ रहा है। तो सब कुछ सॉइल के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आप फर्टिलाइजर्स के थ्रू माइक्रो और मैक्रो सप्लाई करते हो पौधे को। तो सब जनरल स्टेटमेंट है एनसीईआरटी की, ठीक है। कोई दिक्कत लग रही है एनसीईआरटी लाइन में? अगर एनसीईआरटी लाइन में दिक्कत लग रही है तो और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी का नाइट्रोजन साइकिल देखो सबसे पहले। इतनी नींद आ रही है, काम कैसे होगा फिर? रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, पूरे दिन अच्छे से काम होगा फिर। एटमॉस्फेरिक N2 को इन्होंने क्या दिखाया है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस इज द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्रोडक्ट बना अमोनिया। फिर एक दिख रहा है यहां पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, हेबर्स प्रोसेस, वही इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बिजली कड़कने से होती है, वो बहुत रेयर है, उससे नाइट्रेट्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यही चीज, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर क्या दिखाया इन्होंने, इससे सॉइल में नाइट्रेट्स बनते हैं। ये नाइट्रेट वापस ऊपर जा सकते हैं या प्लांट्स अपटेक कर सकते हैं। प्लांट से ही एनिमल में और डिकम्पोजिशन में जाएगा। डिकम्पोजिशन को अमोनिफिकेशन बोला, वापस से अमोनिया बन जाएगा। साइकिल चलती रहेगी। वापस से देख लो, अभी मैं भी बना के दिखाऊंगा तुम्हें। एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्स हुआ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब से, अमोनिया बना, अमोनिया नाइट्रिफिकेशन से नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट बनता है। यही नाइट्रेट प्लांट अपटेक करेगा तो उसे एसिमिलेशन बोलेंगे। डीनाइट्रिफाइंग के पास जाएगा तो सीधा एटमॉस्फेरिक। सब के सब इसको यूज करेंगे और डीकंपोजिशन से वापस अमोनिया आ जाएगा। लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है लेकिन बहुत रेयर है, नाइट्रेट बन जाता है। क्लियरली अब देखो नाइट्रोजन साइकिल कैसे चल रही है, उसी फ्लो को हम भी देखेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन will first be converted into NH3। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। एनसीईआरटी ने बहुत साफ अक्षरों में लिखा है, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, हो गया। दिस NH3 will be converted into NO2 minus, this will be converted into NO3 minus। इस 2 स्टेप प्रोसेस को हम पढ़ेंगे एज नाइट्रिफिकेशन। जितना भी नाइट्रेट सॉइल में आया है, हो सकता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाए, तो इससे हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। हो सकता है यही NO3 माइनस
प्लांट अपटेक कर ले, प्लांट अपटेक करके ना रिवर्स कर देता है, NO3 माइनस से NO2 माइनस, NO2 माइनस से NH3। इस रिवर्स प्रोसेस को ही कहा जाएगा नाइट्रेट एसिमिलेशन। इसको भी पढ़ेंगे, जरूरी है। जितना भी NH3 है, जितना भी NH3 है, इसी को कन्वर्ट किया जाएगा अमीनो एसिड में। इस टॉपिक को एनसीईआरटी ने नाम दिया है फेट ऑफ अमोनिया। अब जो अमीनो एसिड बना, प्लांट अपने लिए भी इसको यूज कर रहा है, और प्लांट से ये कहां जा रहा है, एनिमल में। एनिमल खुद तो कुछ कर नहीं रहा ना, प्लांट से हर्बीवोर, फिर हर्बीवोर से कार्निवोर में जाएगा। तो यही नाइट्रेट प्लांट लेके नाइट्रिफिकेशन का उल्टा कराता है, उसे नाइट्रेट एसिमिलेशन कहते हैं। अमोनिया से अमीनो एसिड बनाता है, उसे फेट ऑफ अमोनिया कहेंगे। और यही अमीनो एसिड प्लांट एनिमल दोनों यूज कर रहे हैं। अमर तो है नहीं, मरेंगे, मरेंगे तो बनेगा डेट्राइटस। डेट्राइटस वॉज डेड एंड डीकेइंग मैटर। डेट्राइटस बना, इस डेट्राइटस का क्या होना है, इस डेट्राइटस का होगा डीकंपोजिशन। और इसी डीकंपोजिशन का नाम क्या पड़ा हुआ है, अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो यही सारी की सारी प्रोसेस है जो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हमें कवर करना है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, डेड डीकेइंग मैटर से अमोनिया बनेगा तो अमोनिफिकेशन। Ammonia will be converted into nitrate is nitrification. Nitrate could be taken by bacteria to form atmospheric nitrogen, that will be denitrification. Same nitrate could be taken by plants, that will result to formation of ammonia again. वो होगा nitrate assimilation. यही अमोनिया से अमीनो एसिड बनेगा। अमीनो एसिड प्लांट एनिमल दोनों यूज करेंगे, दोनों की मृत्यु होगी, वापस साइकिल घूम जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो नाइट्रोजन है नेचर में, इट हैज N ट्रिपल बॉन्ड N, इट हैज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सबके बस की बात नहीं है इसको तोड़ना, सब लोग इसको नहीं तोड़ सकते। ओनली फ्यू प्रोकैरियोट्स हैव दैट पावर। इसीलिए नाइट्रोजन इज द मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। सबसे ज्यादा लिमिटिंग न्यूट्रिएंट यही होता है। ठीक है, अबंडेंट एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, प्लांट को रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की है, लेकिन N ट्रिपल बॉन्ड वन को प्लांट तो खुद तोड़ ही नहीं सकता, कुछ प्रोकैरियोट्स करते हैं, और उन्हीं कुछ प्रोकैरियोट से सारा N2 फिक्स होता है। बाकी ऑर्गेनिजम्स और प्लांट सब उसी के भरोसे बैठे हुए हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है? हमने कहा था मेन नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकली हो रहा है बाय फ्यू प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स भी नहीं है वो। ऐसी क्या खास बात है इनकी? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये चीज हम सबसे पहले पढ़ते हैं। दे हैव नाइट्रोजनेज एंजाइम। इनके पास नाइट्रोजनेज एंजाइम है।
और ये है वो स्पेशल एंजाइम। इसको जब N2 मिलता है तो ये उससे NH3 बना देता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है। 16 ATP चाहिए, 8 electrons, 8 protons. You will get 2 ammonia. You will get hydrogen as the byproduct. And you will have 16 ADP and 16 IP. ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन मेनली बायोलॉजिकली होता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम की मदद से होता है, और N2 से 2 अमोनिया बनते हैं। अब जितना भी अमोनिया बना, हमने कहा ये अमोनिया क्या होता है, इट गोज फॉर अनदर स्टेप। अदर स्टेप में क्या होगा, 2NH3 इज ऑक्सीडाइज्ड। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, रिडक्शन हो रहा है N2 का अमोनिया में। नाइट्रिफिकेशन जो है साफ साफ दिख रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जो ये पहली वाली स्टेप है, ये कराया जाता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस से। दोनों अलग अलग करा सकते हैं, एक साथ करा सकते हैं, और आपको मिल जाएगा नाइट्राइट। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस इसको रिलीज कर देते हैं, साथ में इनको मिलेगी एनर्जी। नाइट्राइट को अब कौन उठा लेगा, इस नाइट्राइट को उठाने का काम करेगा नाइट्रोबैक्टर। सॉइल के ही अंदर हमारे पास नाइट्रोबैक्टर भी है और नाइट्रोसिस्टिस भी है। ये इस NO2 माइनस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं इनटू नाइट्रेट, साथ में इनको भी एनर्जी मिलती है। तो ये जो मेरे चारों प्रोकैरियोट्स हैं, ऑल 4 ऑफ देम, इन चारों को एक साथ कहा जाता है नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, नहीं आ रहा समझ? कुछ प्रोकैरियोट्स हैं जिनके पास ये एंजाइम है, वो हवा से नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करके छोड़ देता है। सबसे पहले उस अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस अपने सेल में लेंगे, उसको नाइट्राइट में चेंज करके नाइट्राइट को बाहर निकाल देंगे, एनर्जी मिल जाएगी उनको। उस एनर्जी से वो अपना खुद खाना बनाते हैं। जो नाइट्राइट निकला उसको बैक्टर और सिस्टिस ले लेंगे, और उस नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करके फिर नाइट्रेट को सॉइल में रिलीज कर देंगे, उनको भी एनर्जी मिल गई। एक साथ इनको हम बोल रहे हैं नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। और यहां पे एनसीईआरटी ने लिखा है केमिकल एनर्जी यूज करके खाना बना रहे हैं, तो इसलिए दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स। केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है जी, नाइट्रेट आ गया। अब हमने कहा नाइट्रेट के तो 2 चीजें हैं, या तो ये नाइट्रेट प्लांट अपटेक करता, या ये नाइट्रेट डीनाइट्रिफिकेशन में जाता। तो जो डीनाइट्रिफिकेशन है, इस केस में जितना नाइट्रेट है इट इज अपटेकन बाय या तो सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस इसको ले लेगा, या फिर थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस इसको ले लेगा। और अगर उसने लिया इसको, तो अब वो जो 2 नाइट्रेट्स बने थे
एक N2 से दो अमोनिया, दो अमोनिया से दो नाइट्रेट बने, नाइट्रेट सॉइल में आ चुका है। इन दो नाइट्रेट्स को, इन दोनों में से कोई भी एब्जॉर्ब करे, इसको चेंज कर देगा NO2 माइनस में। NO2 माइनस को चेंज कर दिया जाएगा NO में, NO से बनेगा N2O और N2 से बन जाएगा वापस N2 गैस। नाइट्रोजन फिक्सेशन रिडक्शन की प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया से नाइट्रेट बन रहा है, इसीलिए ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। डीनाइट्रिफिकेशन में NO3 माइनस से N2 गैस बन रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस। अगर वो नाइट्रेट प्लांट ने अपटेक कर लिया तो क्या होगा? वो जो NO3 माइनस है, हमें पता है कि ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। प्लांट को अच्छा लगता है इसको एब्जॉर्ब करना। नाइट्राइट और अमोनिया एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स ज्यादा अच्छे प्रेफर्ड नहीं है, तो ये एब्जॉर्बेबल है। इसको आप बड़े आराम से जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी करा सकते हो, लेकिन इट इज नॉट यूटिलाइजेबल टू फॉर्म अमीनो एसिड। आप नाइट्रेट से डायरेक्ट अमीनो एसिड नहीं बना सकते। तो प्लांट क्या करता है? ऑब्वियसली रूट से अपटेक करेगा और उसको भेज देता है एंड सेंड टू लीफ बाय जाइलम। अब लीफ में पहुंच के क्या होगा? लीफ के सेल को हम क्या बोलते हैं? मीजोफिल। उसके साइटोप्लाज्म में, लीफ है, लीफ का साइटोप्लाज्म है, उसके साइटोप्लाज्म में जितने नाइट्रेट्स आए हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। क्या हो रहा है? ये नाइट्रेट का रिडक्शन। तो एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज। मोलिब्डेनम चाहिए इसे एक्टिवेट करने के लिए। फिर सेकेंड स्टेप में, मीजोफिल में तो क्लोरोप्लास्ट है, तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट जितना NO2 माइनस है उसको NH3 में चेंज करते हैं। अब नाइट्राइट को रिड्यूस कर रहे हैं तो एंजाइम का नाम पड़ जाता है नाइट्राइट रिडक्टेज। तो ओवरऑल दिख रहा है नाइट्रेट एसिमिलेशन क्या है? रिडक्शन प्रोसेस। और ये जो NH3 रेडी हुआ है, दिस NH3 अंडर aqueous condition is converted into NH4 plus अमोनियम में। अगर ये अमोनियम इकट्ठा होने लग जाए तो ये पौधे के लिए जानलेवा हो सकता है। तो तुरंत क्या करेंगे? अमोनियम से क्या बनवा देंगे? तुरंत अमीनो एसिड्स। और हमने कहा था वही अमीनो एसिड फॉर्मेशन को हम बोलेंगे फेट ऑफ अमोनिया। तो इसलिए टॉपिक आ गया फेट ऑफ अमोनिया। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की लाइन है, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन, इफ accumulated it is toxic for plants, so it has to be converted into amino acids। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या है? रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है ये है हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर। यहां पे हर जगह प्राइमरी एक्सेप्टर पढ़ते हो ना आप,
आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, वहां पे कहा था C3 साइकिल में RuBP इज द प्राइमरी एक्सेप्टर। वो सबसे पहले मेहमान नवाजी के लिए आते कि CO2 भाई साहब आइए। C4 साइकिल में आपने पढ़ा था PEP इज द प्राइमरी एक्सेप्टर, वो कहता है CO2 भाई साहब आइए। ऐसे ही रिडक्टिव एमिनेशन जब होनी है तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड आता है और वो कहता है अमोनियम जी को कि आइए मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं। तो ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस पे आप ध्यान दो, कहां ध्यान दोगे वो मैं दिखाता हूं। इस पे ध्यान दो, ये है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस पे रिडक्शन भी होगा और यहीं पे अमीनो ग्रुप ऐड भी होगा। कैसे होगा ये काम? NH4 प्लस मेरा एमिनेटिंग एजेंट है, ये NH2 डोनेट करेगा। NADPH मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है। एंजाइम का नाम ऊपर भी दिया हुआ है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज इज द एंजाइम। अब इससे बनेगा क्या, ध्यान दो। अब उधर जो मैंने ब्लू कलर किया है वही ब्लू कलर यहां कर रहा हूं, ध्यान देना। क्या हो रहा है रिडक्टिव एमिनेशन में? ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है। कलर्स पे ध्यान दो। अब इसको ये कलर दे देता हूं और इसको दे देता हूं ऑरेंज कलर। कलर्स देखते जाना कैसे कैसे। इस वाले कार्बन पे चेंज आएगा, इसका डबल बॉन्ड O जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये वाला O निकल जाएगा। क्या होगा ये अभी देखते हैं। NADPH का एक H आके लग जाएगा यहां पे, तो ये हो गया इसका रिडक्शन। NADPH ने अपना H दे दिया है तो रिडक्शन हो गया। और ये क्या करेगा, अपना H2 देगा। ये NH2 दे रहा है, ठीक है। NH2, इसका H आ गया और यहां से NH2 आ गया। 4 H थे, 2 H अभी बच गए और ये O बच गया। तो आपके पास रिलीज होके क्या हो जाएगा, H2 और O। इसके 2 हाइड्रोजन और इसका वाला O वाटर के फॉर्म में निकल जाता है और इस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड पे इसका NH2 आके लगा तो एमिनेशन हुआ। NADPH ने अपना H दे दिया तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का रिडक्शन हुआ। और यही जो अब चीज बनी है ना, ये जो चीज बन के रेडी हुई है, यही है मेरा ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। और ये जो NADP है वापस से फ्री हो गया। दिस इज रिडक्टिव एमिनेशन। कलर्स पे ध्यान देना, ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस क्या है? सेकंड प्रोसेस एनसीईआरटी ने लिखी है ट्रांस एमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स। एंजाइम को आप बोल सकते हो ट्रांस एमिनेज, या एंजाइम का ही नाम आप लिख सकते हो अमीनो ट्रांसफरेज। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं यहां पे। ट्रांस एमिनेशन में लिखा है एनसीईआरटी ने, इट इज द ट्रांसफर ऑफ amino group of amino acid to keto group of keto acid। कीटो ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड O, कीटो एसिड मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो और कीटो ग्रुप भी हो। तो यहां पे यू हैव ए अमीनो डोनर,
एंड यू हैव एन अमीनो एक्सेप्टर। तो अमीनो एक्सेप्टर क्या है? कीटो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, तो ये कीटो एसिड है। क्या दिख रहा है? R1, R1, R2, R2। तो R1 वाला कीटो एसिड से अमीनो एसिड बन चुका है, और R1 वाला अमीनो एसिड से अपना रेस्पेक्टिव कीटो एसिड बन चुका है। कैसे लिखूंगा इसको? ऐसे देखो, अमीनो एसिड 1 एंड देयर इज सम कीटो एसिड 2, ये रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? वो कीटो एसिड 1 वापस रिक्रिएट हो जाएगा एंड यू विल हैव अ न्यू अमीनो एसिड। एक नया अमीनो एसिड मिल जाएगा। तो अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करा देते हैं। अमीनो ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, ट्रांसफर हो जाता है। इसका भी सबसे फेमस एग्जांपल देखो, रिडक्टिव एमिनेशन से क्या बना हमारे पास? ग्लूटामिक एसिड। किससे बना? कीटो ग्लूटारिक एसिड से। तो यहां पे क्या हो रहा है? ग्लूटामिक एसिड इज माय कीटो एसिड 1। ये जो सारा है ना हिस्सा, इसको मैं लिख लूं R1, ठीक है? ऑक्सालो एसिटिक एसिड है, ये सारा हिस्सा है R2। तो R1 पे CNH2H COH अमीनो एसिड हो गया, R2 के साथ C डबल बॉन्ड हो COOH, तो कीटो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। यहां पे भी देखो चेंज, ये वाला कार्बन और ये रहा इसका कीटो ग्रुप, इस पे सारा का सारा चेंज हो रहा है। ये डबल बॉन्ड O बन चुका है, R1, और ये रहा मेरा R2। तो R1 अपना कीटो एसिड में चेंज हो गया, और ऑक्सालो एसिटिक एसिड एक नए अमीनो एसिड में चेंज हो गया, विच इज एस्पार्टिक एसिड। इसके पास अमीनो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, हाइड्रोजन भी है। तो अमीनो एसिड 1 रिएक्टेड विद कीटो एसिड 2 टू गेट कीटो एसिड 1 एंड अमीनो एसिड 2। ऐसे ही कॉम्बोज बनते जाते हैं और नए नए अमीनो एसिड्स बनते जाएंगे। फिर एनसीईआरटी ने अमाइड्स के बारे में दिया है। अमाइड्स में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ऑफ अमीनो एसिड is replaced by NH2। तो नॉर्मल से ज्यादा नाइट्रोजन स्टोर करते हैं। दे कैन स्टोर एक्स्ट्रा नाइट्रोजन। कौन? अमाइड्स। और प्लस ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं। अमीनो एसिड जहां पे एक बार में एक अमाइनो ग्रुप लेके जाता है, अमाइड्स 2 अमाइनो ग्रुप लेके जाते हैं। और एनसीईआरटी ने एक और चीज लिखी है कि जहां पे भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने हैं, वहां पे अमाइड्स ज्यादा स्टेबिलिटी दिलाते हैं। एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं यहां पे। एनसीईआरटी ने लिखा है 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स। कौन से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड? चैट बॉक्स में बताओ, अभी अभी पढ़े हैं। जो 2 हमने पढ़े हैं वही हैं, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड
एंड एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड। इसी का अमाइड वर्जन ग्लूटामीन कहलाता है। एस्पार्टिक एसिड का अमाइन वर्जन इज एस्पैराजीन। दे आर दी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स। क्या हो रहा है यहां पे? ग्लूटामिक एसिड के लिए क्या बताया था अभी? 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहां पे NH2, यहां पे H, CH2 डबल बॉन्ड OH। तो ये वाला हाइड्रोक्सिल है ऑफ दिस कार्बोक्सिल, इसमें छेड़ाखानी नहीं हो रही, यहां छेड़ाखानी हो रही है। कैसे चेंज हो जाएगा ये? तो एनसीईआरटी ने ये लिखा है, हाइड्रोक्सिल ऑफ कार्बोक्सिल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर NH2। तो इसके पास ये वाला अपना खुद का ग्रुप है, ये सारा ऊपर का एरिया। ऐसे ही एस्पार्टिक एसिड, 4 कार्बन का स्केलेटन है इसका। इस OH में चेंज आ जाएगा, ये वाला OH हट जाएगा, और ये बस इतना सा चेंज जो आया, ये बन गया एस्पैराजीन। आप पढ़ते हो RCONH2, तो यहां पे R ग्रुप क्या है मेरा? ये सारा RCONH2, ये सारा RCONH2, ठीक है। फिर नीट का क्वेश्चन आ रखा है इस पे भी। सोयाबीन जो है, सोयाबीन का साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम है इसका ग्लाइसिन मैक्स। इसमें यूराइड्स हैं। यूराइड्स यूरिया का डिग्रेडेड फॉर्म है। एंड दे हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो। दे हैव मैक्सिमम कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। इसीलिए प्लांट डाइट में सोयाबीन बहुत ज्यादा हेल्दी प्रोटीन का सोर्स होता है। फिर हमने कहा जब सबका डिकम्पोजिशन होगा, हमने क्या क्या देखा अभी? हमने देखा N2 से NH3 बन रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस ने NH3 से NO2 माइनस बनवाया। नाइट्रोबैक्टर सिस्टिस ने NO3 माइनस बनाया, तो नाइट्रिफिकेशन हो गया। सूडोमोनास और थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन करा देंगे। प्लांट ने अपटेक किया, तो लीफ में NO3 से NO2 से NH3 बना। यही NH3 हमारा रिडक्टिव एमिनेशन ट्रांस एमिनेशन से अमीनो एसिड्स बनाएगा। अब ये सब जब मरेंगे तो क्या होगा? अमोनिफिकेशन। तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक बन गया अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन इज conversion of dead matter into ammonia by decomposition। ठीक है। यहां पे जो बैक्टीरिया है बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस रेमोसस, ये हैं
और इनको आप कहते हो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने वाला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन कराने वाला नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफिकेशन कराने वाला डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिफिकेशन कराने वाले अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखते हैं अपना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, और सारे के सारे क्या हैं ये? ऑल ऑफ देम आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। डायएज़ोट्रॉफ भी कह दिया जाता है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग मेंबर्स हैं, हो सकता है फ्री लिविंग कंडीशन में काम करें, बाय डिफॉल्ट एरोबिक हो सकते हैं, बाय डिफॉल्ट एन एरोबिक हो सकते हैं। एरोबिक वाले विल टर्न एनारोबिक जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना होगा, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव है। और सेकंड है सिम्बायोटिक, दे कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग कंडीशन। फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते। एरोबिक को याद रखना KAB से। कब? क्लेप्सिएला, अजोटोबैक्टर, बाइजरिंकिया। एनारोबिक को याद रखा हुआ है CR से। क्लोस्ट्रीडियम, रोडोस्पाइरलम। ठीक है, सिम्बायोटिक हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं। सिम्बायोटिक विद लेग्यूम्स हो सकता है। अब इस चैप्टर में लेग्यूम्स की जो जितनी बड़ी लिस्ट है वो सारे फैबेसी मेंबर्स हैं। तो लेग्यूम्स के साथ आपको मिलेगा राइजोबियम, और नॉन लेग्यूम के साथ जैसे कि फ्रैंकिया वो मिलता है, एल्नस के साथ मिल सकता है, कैजुअराइना के साथ मिल सकता है। कौन मिल रहा है? फ्रैंकिया मिल रहा है। फ्रैंकिया एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है। राइजोबियम फिलामेंटस नहीं है, यूनिसेलुलर है। तो ये सारी लिस्ट दी हुई है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है? ब्लू ग्रीन एल्गी। वो अपना फ्री लिविंग हो तब भी काम कर सकते हैं, सिम्बायोटिक हो तब भी काम कर सकते हैं। सिम्बायोटिक का बेस्ट एग्जांपल इज एनाबीना। प्लांट किंगडम में हम पढ़ते हैं एनाबीना अजोला के साथ भी सिम्बायोसिस करता है, साइकस के कोरोलॉइड रूट के साथ भी सिम्बायोसिस कर सकता है। डायएज़ोट्रॉफ जो नाम दिख रहा है, N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के बॉन्ड को डायज़ो बॉन्ड कहते हैं, ये इनको ब्रेक करते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक में ये जो दोनों मेंबर्स हैं बोथ ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉफ्स।
ब्लू ग्रीन algae हमें पता है, ऑल ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफ्स। तो ये चीज दी हुई है एनसीईआरटी ने। नाइट्रोजन आके एंजाइम से बाइंड हुआ और एक एक करके इसके बॉन्ड्स ब्रेक कराए जाते हैं धीरे धीरे। तो पहले ये बनता है N2H2, फिर ये बनता है N2H4, और फिर अब यहां पे N2H6 नहीं बना है, 2NH3 बना है। लास्ट में डायग्राम में ध्यान दो, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां N के बीच में डबल बॉन्ड, यहां N के बीच में सिंगल बॉन्ड, और लास्ट में N के बीच में बॉन्ड नहीं है, दो अमोनिया हो चुके हैं। और हर स्टेप पे क्या लग रहा है, 4 ATP। चार एटीपी यहां, फिर 4 ATP बॉन्ड तोड़ने के लिए, फिर 4 ATP बॉन्ड तोड़ने के लिए, और लास्ट में 4 ATP और चाहिए, प्लस 2 हाइड्रोजन और दिए जाते हैं जिससे कि चीजें रिलीज हो पाए, और इसीलिए एक हाइड्रोजन का गैस बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है। इस पैराग्राफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अपने अपनी बुक में देखो, रूट नोड्यूल है सोयाबीन का, पहले लिखा है राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट्स अ ससेप्टेबल रूट हेयर। सबसे पहले रूट इनविटेशन देता है कि आइए मेरे पास, तो बैक्टीरिया अट्रैक्ट होके आता है। थोड़े बहुत बैक्टीरिया हैं अपना नंबर बढ़ाते हैं, सो दे डिवाइड नियर इट, सेल डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। सेल डिवीजन के बाद सारे बैक्टीरिया धीरे धीरे अंदर घुसते हैं। पहले वो क्या करेंगे, रूट की कर्लिंग कराएंगे, तो रूट ऐसे कर्ल होना शुरू हो जाता है, तो रूट की कर्लिंग कराई, फिर ये सारे के सारे बैक्टीरिया लाइन से अंदर घुसते हैं इनर कॉर्टेक्स तक। इनर कॉर्टेक्स में जाने के बाद एनसीईआरटी ने यहां पे लिखा है वो रॉड शेप के बैक्टीरियोइड बन जाते हैं, फिर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल्स को डिवाइड करवाते हैं। डिवीजन से क्या बनता है, आउटग्रोथ, नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाती है। इस नोड्यूल के पास भी डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखवा दे रहा हूं। सबसे पहला, रूट releases chemicals to attract bacteria. तो यहां पे क्या हो रहा है, कीमोटैक्सिस। कीमो मतलब केमिकल, टैक्सिस मतलब फिजिकल मूवमेंट। बैक्टीरिया खुद कहीं से मूव करके रूट तक आएगा, फिर वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, बैक्टीरिया कॉलोनाइजेस रूट। ठीक है, तो ये रूट है, इसने अपने चारों तरफ कुछ केमिकल्स रिलीज किए जो बैक्टीरिया के लिए इनविटेशन है कि कोई हमें बुला रहा है, आइए हमारे साथ सिम्बायोसिस करिए। तो आसपास जो भी बैक्टीरिया है दे बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द रूट। ठीक है जी, रूट के पास आए, और रूट के पास आके इन्होंने क्या किया, अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी शुरू कर दी। डिवीजन किए जा रहे हैं इसके चारों तरफ। कॉलोनाइजेशन चल रही है। बहुत कॉलोनाइजेशन चला ली मैंने। कॉलोनाइजेशन के बाद कर्लिंग ऑफ रूट हेयर,
और फिर अंदर घुसता है, वो कहता है अब अंदर आ जाए, कहता है आ जाइए। तो जिस लाइन से वो घुस रहे हैं ना, ऐसा लगता है थ्रेड जैसी अपेयरेंस, बिल्कुल एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनता जाता है अंदर कॉर्टेक्स तक। इस तरीके से रूट हेयर कर्ल हो जाता है। और जो भी कॉर्टिकल सेल्स हैं वहां तक ये बैक्टीरिया सब अंदर चले जाएंगे। ये सारे बैक्टीरिया लाइन से अंदर जा रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप में ऐसा लगता है कि एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। दे विल पास टू द इनर मोस्ट कॉर्टिकल सेल्स। तो थ्रेड जैसी अपीयरेंस दिखती है तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। अब फोर्थ नंबर पर क्या क्या होगा ध्यान देना। बैक्टीरिया बिकम्स बैक्टीरियोइड। तो अब आप सिंगल कॉर्टिकल सेल को देखोगे तो वो सारे बैक्टीरिया रॉड शेप के हो जाएंगे। और तो और वो यहीं पे नहीं रुकते, अपने चारों तरफ ग्रुप में एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं। इसको बोलते हैं पेरीबैक्टीरियोइड। पेरी मतलब चारों तरफ, बैक्टीरियोइड ने चारों तरफ अपनी एक मेम्ब्रेन बना लिया। तो दिस इज अ पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन एंड दीज आर बैक्टीरियोइड्स। ठीक है, ये भी रेडी हो गया। अब शुरू होगी सिम्बायोसिस। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्या म्यूचुअलिज्म देखने को मिलेगा? प्लांट के कॉन्ट्रीब्यूशंस और बैक्टीरिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस देखो। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए। तो बैक्टीरिया ने नाइट्रोजिनेज एंजाइम दिया, लेकिन वो कहता है मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो वो जो एटीपी है, एनर्जी जो है, वो प्लांट अपने एरोबिक रेस्पिरेशन से करा रहा है। मतलब इन सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच रही है। अब ये जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, ये जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, ये ठहरा ऑक्सीजन सेंसिटिव। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करता है। मोलिब्डेनम और आयरन दोनों मिलते हैं इसके पास। इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो अब क्या चाहिए ऑक्सीजन से बचाने के लिए? नोड्यूल में एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। और वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर कौन है? वो है लेग्यूम्स का हीमोग्लोबिन। पिंक पर्पल कलर का है जो नोड्यूल को पिंक पर्पल कलर देता है। हल्का हल्का रेडिश भी हो सकता है। पिंक पर्पल रेड के सारे शेड्स देता है ये। तो ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। ये फ्री ऑक्सीजन जो भी मिलती है ना, जो रेस्पिरेशन यूज नहीं हो रही, उसको ले लेता है। तो प्लांट एनर्जी दे रहा है बैक्टीरिया नाइट्रोजनेज। बैक्टीरिया हीमोग्लोबिन का हीम बना रहा है और प्लांट ग्लोबिन। और सेल ग्रोथ कराने के लिए प्लांट हार्मोन्स चाहिए। तो प्लांट एनर्जी ग्लोबिन प्रोटीन और ऑक्सिन बना रहा है। और बैक्टीरिया नाइट्रोजनेज हीम और साइटोकाइनिन का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो ऐसे मिल बांट के काम हो रहा है, म्यूचुअली काम कर रहे हैं सारे के सारे। जितना लेग हीमोग्लोबिन है फालतू के ऑक्सीजन को कंज्यूम करता जा रहा है। पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स में सेल डिवीजन होगा।
आउटग्रोथ बन जाएगी जिसको आप बोलोगे नोड्यूल। तो जब आप इनकी रूट्स को देखते हो तो इनकी रूट पर छोटे छोटे आउटग्रोथ्स दिखते हैं। तो यही आउटग्रोथ्स जो हैं, दीज आउटग्रोथ्स आर नोड्यूल्स। ठीक है, तो इस तरीके से बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्स होता है नोड्यूल में। प्रोसेस वही है, N2 से 16 एटीपी, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 2 अमोनिया। अब रूट के अंदर अगर सिम्बायोसिस चल रही है तो रूट के अंदर अमोनिया से रिडक्टिव एमिनेशन होगी, ट्रांसएमिनेशन होगी, अमीनो एसिड बनके जाइलम से जाएंगे। अगर प्लांट ने नाइट्रेट लिया था तो जाइलम से नाइट्रेट गया, लीफ में अमीनो एसिड बना तो फ्लोएम से सब में ट्रांसपोर्ट होगा। इसीलिए एनसीईआरटी ने बहुत सारी जगह ये लिख के दिया है तुम्हें कि जाइलम फ्लोएम से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों नाइट्रोजन ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से नोड्यूल दिखता है। काटोगे तो रेड, पिंक, पर्पल कोई भी शेड दिख सकता है। तो यही है पूरा का पूरा तुम्हारा चैप्टर। फटाफट पॉज करो, क्वेश्चंस देखते जाओ। मैच द फॉलोइंग। नाइट्रोकोकस, सोमोनास और कोकस ने क्या कराया था? इन्होंने NH3 को NO2 माइनस में चेंज कराया था। तो A का होना चाहिए 2। अब चेक करते हैं क्या B का 4 है? राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया बनाएगा, यस। C का 1 थायोबैसिलस डीनाइट्रोफिकेशन, यस। D का 3 नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट बनाएगा, यस। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन catalyzed by nitrogenase in root nodule of leguminous plant is R. The product of nitrogenase in root nodule is, क्या होना चाहिए? करेक्ट, अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों बन रहा था। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। आयरन क्या कराता है? क्लोरोफिल बनाने के लिए चाहिए। A का 3, B का 4, जिंक IAA इज ऑक्सिन, C का 2 बोरॉन पोलन जर्मिनेशन सही, मैंगनीज फोटोलाइसिस सही। नेक्स्ट, ग्लाइसिन मैक्स, नीट का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। सोयाबीन को बोलते हैं। इसमें क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल फिक्सेशन इज ट्रांसपोर्टेड इन व्हाट फॉर्म? तो यहां पे ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म इज यूराइड्स। नेक्स्ट, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कौन मेंटेन कर रहा था? मैग्नीशियम। थायोबैसिलस कौन सी प्रोसेस कराता है? डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में चेंज कर रहा है, तो डीनाइट्रिफिकेशन ही पूछा है वापस, थायोबैसिलस। आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है? फेरिक Fe में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर? पोटेशियम। मिसमैच बताओ। माइकोराइजा फंगस होता है, ये भी हमारा एक नाइट्रोजन फिक्सर है। रूट टिप इज मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन के लिए कैल्शियम। कौन से ग्रुप में सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? आयरन नहीं होता, मैंगनीज नहीं होता, जिंक नहीं होता। ठीक है, तो आई होप कि सारा मिनरल न्यूट्रिशन सारा क्लियर है। एक बार लेक्चर वापस से रिवाइज करना, एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ना, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। होप सो, मिलेंगे कभी नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।